Hello guys, this is Ashna Sharma. Welcome you all my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. आप सभी कैसे हैं? आई थिंक बेटर होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे और मेरे साथ ये वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। बीएड सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहे थे अभी हम, कोर्स 8 है ना, नॉलेज एंड करिकुलम। और उससे पहले मैं एक बार आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे बीएड फर्स्ट ईयर से भी रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जिन कोर्सेज की आपको ज़रूरत है आप वहाँ से प्लेलिस्ट से सर्च करके अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और आपको वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कोर्स 2 का भी वीडियो पड़ा हुआ है हमारे उसमें प्लेलिस्ट में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। अलग अलग कोर्स का अलग अलग प्लेलिस्ट डाल के आप इजी वे में सर्च कर सकते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वो कोर्स 2 के लिए भी पड़ी हुई है, विच पेपर नेम इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एंड अगेन जो दूसरी प्ले लिस्ट है हमारी कोर्स 6 रिगार्डिंग द जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ। ओके, और ये पेपर का पूरा प्ले लिस्ट आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए भी हेल्पफुल है, सेकेंड ईयर के लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल। एंड थर्ड वन इस बात करेंगे तो पैडागॉजी में भी हमारा आपका फिजिकल साइंस का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहाँ से आप फिजिकल साइंस के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। आप अगर बायोलॉजिकल साइंस भी लेते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, मैथमेटिक्स के हैं तो भी आपको फिजिकल साइंस के लिए पूरी हेल्प मिलेगी। और वो पेडागॉजी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे सीटेट के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। इट्स नॉट ओनली फॉर द बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और वॉट एवर एनी काइंड ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट ईयर में ही बात करेंगे तो हमारा कोर्स 5 का भी पूरा प्लेलिस्ट है, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन। उसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेट के लिए हेल्प करेंगे, एमएड कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्प करेंगे। ओके, और अभी जो हमारा कोर्स 8 चल रहा था आप जान ही रहे हैं, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। तो जो ज्ञान तथा पाठ्यक्रम है ये बीएड सेकेंड ईयर का पोर्शन है और मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप जरूर देखिएगा, उनको हेल्प मिलेगा। और अभी जो हमारे टॉपिक्स की कंटिन्यूएशन चल रही थी, नॉलेज की रिगार्डिंग बात कर रहे थे हम, है ना। ज्ञान कहने के लिए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बट ज्ञान को आप कैसे समझते हैं, ज्ञान का नेचर क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है, नॉलेज का सोर्स क्या है, वैलिडिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉलेज, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सोर्सेस एंड टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द नॉलेज। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप सोचिए लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल आउट करना है। इस तरह के सारे वीडियोस आपको कोर्स 8 से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो प्लीज आप उन वीडियोस को जाकर देखिए, आपको उन वीडियोस में हेल्प मिलेगा। आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ तो मिल ही रहा है आपको। और फिर भी इन केस अगर इन वीडियोस में कोई दिक्कत होती है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। कोर्स 8 पे हम पूरी बात करेंगे, कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा आज का टॉपिक कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। नॉलेज में ही हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, हमारा प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स क्या होती हैं नॉलेज के। ठीक है, फॉर्म्स इन द सेंस की कितनी तरीके की नॉलेज होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ नॉलेज के, ज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक का नाम है वैलिडिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, है ना, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो पहले तो आप ये समझिए वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे वैधता है। ठीक है, वैधता इन द सेंस की कोई चीज किसी चीज के लिए फिट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। आपको पता है वैलिड टर्म हम हमेशा यूज करते हैं, तो वैलिड टर्म से पहले तो आप टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो चीजें आप पढ़ना चाह रहे हो वो होपफुली पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप लिख लेंगे। तो पहले कभी भी चीज़ों को पढ़ना है तो आप टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है, इटालियन है, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ वर्ड। जब आप वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना सीख जाएंगे, उसकी मीनिंग को डिफाइन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उसके बारे में स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो मीनिंग बहुत मैटर करती है। वैलिडिटी का मतलब समझ लीजिए क्या है, वैधता इसको हिंदी में बोलते हैं। और वैलिडिटी के साथ ही हम एक और वर्ड यूज करते हैं रिलायबिलिटी, जिसका मतलब होता है विश्वसनीयता। तो ये दोनों वर्ड हम जब भी किसी चीज के लिए इवैल्यूएशन करते हैं या किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं या किसी चीज को जज करते हैं, परखते हैं, है ना, जस्टिफिकेशन देते हैं, तो वैलिडिटी वर्ड वहां पे यूज करते हैं। मैं वैलिडिटी का मीनिंग बता दे रही हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए एक बार। वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी,
एक्यूरेट, ओके। पर्टिकुलर, हम जिस पर्पस के लिए जो चीज बना रहे हैं वो उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, तभी वो चीज वैलिड होगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। जैसे टीचर, टीचर के लिए वैलिडिटी क्या है आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, टीचर के लिए वैलिडिटी वही है कि टीचर जो टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाए हैं कि नहीं, बच्चों को वो टॉपिक मेमोरी बेस लेवल पे लगता है या नहीं, बच्चों को जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है या नहीं। अगर उसके टॉपिक को प्रीवियस रिलेटेड, उसका टॉपिक, टीचर का टॉपिक जो बच्चों को पढ़ा रहा है क्लासरूम में अपने, उससे रिलेटेड है, तो बच्चों को क्या होगा, मेमोरी लेवल रिकॉल होगी, मेमोरी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, और वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तब तो वो पर्पस टीचर का सॉल्व होगा। तो कैसे वैलिड हुआ, मान लीजिए हम क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं एजुकेशन, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है ना, एजुकेशन कैसे ड्राइव हुआ है, हम एजुकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, कोई छोटा सा तो वर्ड है नहीं, एजुकेशन को हम जितना भी डिफाइन करेंगे ना उतना कम है। लेकिन टीचर का मेन मोटो क्या होता है कि अगर हमने एजुकेशन टॉपिक पढ़ाया है तो बच्चे एजुकेशन टॉपिक को लेके कोई भी अपने दिमाग में कंफ्यूजन ना रखें, वो तभी टॉपिक उसके लिए वैलिड होगा। यानी कि टीचर जब पढ़ाकर बच्चों को फ्री होता है, उसके बाद अगर एक जजमेंट लेता है, उसका एक कोर्स लेता है, पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लेता है, या एक मान लीजिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज प्रिपेयर करता है, बच्चे उस क्वेश्चन की सीरीज को सॉर्ट आउट कर देते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तब तो क्या होगा, टीचर का पढ़ाना वैलिड होगा, तब वो क्वेश्चन पेपर भी वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो क्लासरूम का एग्जाम्पल मैंने बताया, एक आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि टीचर बच्चे की अगर इंटेलिजेंस चेक करना चाहता है, बच्चे के अचीवमेंट टेस्ट को चेक करना चाहता है, तो जिस क्लास के लिए वो टेस्ट बना रहा है वो क्वेश्चन पेपर उसी क्लास के टॉपिक्स के लिए होना चाहिए। मान लीजिए हम क्लास 9th के लिए पेपर बना रहे हैं और क्लास 9th में भी जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस की सीरीज होनी चाहिए, तभी वो बच्चा कर पाएगा, तभी वो टेस्ट पेपर उस बच्चे के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज वो टेस्ट पेपर उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड का मतलब आप समझ रहे हैं, वैधता, एक्यूरेसी, हमने जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया है, जो चीज बनाई है, उससे हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अचीवमेंट टेस्ट हमें पता करना है बच्चे का, तो अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए जो हमने क्वेश्चन सीरीज बनाई है वो बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से बनाई है कि नहीं बनाई है, बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के लिए बनाया है कि नहीं बनाया है, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। मान लीजिए बच्चे के हम अचीवमेंट टेस्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट हम कैसे चेक करेंगे, टीचर एक टॉपिक पढ़ाएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेगा, तभी ना उसको पता चलेगा कि बच्चे ने मेरे पढ़ाने के बाद अपने बिहेवियर में कितना चेंज किया है, मेरे पढ़ाने के बाद अपने मार्क्स में कितना गेन किया है ना। तो ये होती है वैलिडिटी, यानी कि हमने जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया है, जो टूल बनाया है, जो बात की है, वो क्या है, वो सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन जो हम सेट करेंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, बच्चा उसको कैसे समझ रहा है, बच्चा उसको कैसे क्वालिफाई कर रहा है, बच्चा उसको कैसे लिख रहा है, तभी वो चीज टीचर के लिए वैलिड होगी। यानी कि हमने एजुकेशन टॉपिक पढ़ाया है तो बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड अगर सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेता है और सारे क्वेश्चंस आप एजुकेशन से रिलेटेड देते हैं, तो वो चीज़ वैलिड है, वो चीज़ वैलिड पेपर होगी, वो वैलिड क्वेश्चंस होगा जब बच्चा उसका आंसर दे रहा है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, तो बट वैलिड टर्म समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी, अगर हम कहीं चल रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं या मीटर में मेजर करते हैं, ठीक ना। तो अगर वही कोई बोल दे कि हम इतने लीटर चल के गए, तो क्या वो वैलिड होगा, नहीं ना। जो डिस्टेंस को मेजर करने का स्केल होगा क्या होगा, वो किलोमीटर होगा या मीटर होगा, ओके, लीटर तो नहीं होगा। हाँ, मिल्क की बात करेंगे तो हम मिल्क के लिए लीटर यूज करेंगे, मीटर नहीं यूज करेंगे। तो हर चीज के लिए अपना अपना एक मेजरमेंट स्केल होता है, मेजरमेंट होता है, जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए वैलिड होगी, अदरवाइज वो दूसरी चीज के लिए वैलिड नहीं होगी। जैसे हम कोई लिक्विड चीज है तो उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हमने एक ग्लास में 1 लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक, तो उसको हम ये थोड़े बोल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर दूध है ना, या 2 किलोमीटर दूध है या 2 मीटर दूध है, ये तो नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, लीटर में ही कंसीडर करेंगे ना। तो ठीक वही एक एग्जाम्पल दिया मैंने डिस्टेंस वाला, कि अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और डिस्टेंस उतनी मेजर कर ली है आपने, 1 मीटर से 2 मीटर में चले गए हैं, 2 किलोमीटर में चले गए हैं, तो उसको आप लीटर में मेजर नहीं करेंगे, उसको किलोमीटर में ही मेजर करेंगे, है ना। ये उसका पैमाना है, ये उसका मेजरिंग स्केल है। तो ये होती है वैलिडिटी, है ना। लीटर वाला है तो वो मिल के लिए वैलिड होगा, और जो किलोमीटर वाला है या मीटर वाला है वो डिस्टेंस के लिए मेजर होगा, है ना। इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो क्वेश्चनर में होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज होती है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चनर बना रहे हो। जैसे रिसर्च में
एक होता है क्वेश्चनर टूल होता है। तो जो क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइन वाले होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। तो जिस रिसर्च के पर्पज से जो हम टूल बना रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी उसी टॉपिक के रिसर्च के टूल से कंसीडर करते हुए होंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं पूछेंगे हम, है ना। अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करें, इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें, मान लीजिए हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चनर हम बनाएंगे उसके क्वेश्चंस क्रिएटिविटी से रिलेटेड होंगे। अदरवाइज उसके बाहर के क्वेश्चंस आप डाल देंगे तो आपका टूल वैलिड नहीं होगा रिसर्च के लिए। ओके, तो आई थिंक आप वैलिडिटी टर्म समझ गए होंगे, मैंने समझा दिया है। और यहाँ पे जो आपको पढ़ना है आपके टॉपिक वो फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, थोड़ा दर्शन के हिसाब से ज्ञान की वैधता क्या है, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है। तो देख लीजिए, द वर्ड वैलिड, जो वर्ड है वो वैलिड, वैलिडिटी वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है वैलिडस, है ना। जो वर्ड है आपका वैलिडिटी वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब, ये जो आपका वर्ड है वैलिड ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब है वैलिडस। और वैलिडस भी क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, इस फ्रेंच वर्ड से भी एक वर्ड निकल कर आता है वैलिडेट, और जिसका वैलिडेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग या स्ट्रेंथ या उसकी पावर, है ना। समझ रहे हैं आप, पावर, पावर इन द सेंस की उसकी सब कुछ पूरी ताकत, है ना। तो यानी कि ज्ञान की वैधता क्या हुई, वो ज्ञान जो हम बता रहे हैं या जो हमें पता है जिस ज्ञान के बारे में, तो उस ज्ञान का एक बेस होगा, उस ज्ञान का एक रिजल्ट होगा, है ना। वो रिजल्ट और वो जो बेस है आपका वो सब क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो लॉजिकफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, तभी ना वो वैलिड कहलाएगा। अदरवाइज तो वो ज्ञान वैलिड क्यों कहलाएगा। ठीक, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आप समझ लीजिएगा कि जो वैलिड है उसका मतलब सीधा सीधा होगा स्ट्रांग या पावरफुल या स्ट्रेंथ या पावरफुल भी बोल सकते हैं। यानी कि जो जिस चीज के लिए जो हम सच जानते हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन को भी फॉलो करता हो, वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, उसका प्रॉपर एक बेस हो, उसका प्रॉपर एक रिजल्ट हो, वो सबकी परमिशन पे खरा उतरे, है ना। और बाकी आपको पता है कि ये लैटिन वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग डिफाइन कर दी है। जस्टिफिकेशन, जस्टनेस, ट्रूथनेस, डाउटनेस ना हो वहां पे, है ना। अगर जहां भी ज्ञान को लेके डाउट होगा तो वो चीज वहां के लिए वैलिड नहीं होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर वैलिडिटी ऑफ ट्रू नॉलेज। आपको पता है कि सच्चे ज्ञान के लिए कौन कौन सी वैलिडिटी है या कौन कौन सी वैधता है, कोई ज्ञान कब तक वैध होगा, कोई ज्ञान कब तक वैलिड नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। सत्य, देखिए सत्य अपने आप में क्या है, एक उलझा हुआ रहस्यमय कॉन्सेप्ट है। सत्य की हम कितनी भी खोज करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, बस हम नॉलेज गेन करते रहते हैं। सत्य भी कहीं ना कहीं नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है वो सत्य की कसौटी पे खरा उतरता है, तभी हम उसको सत्य मानते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दिया तो आप उसको सच मान लेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या कोई भी चीज़ रिलीज की जाती है या कोई न्यूज़ आपके पास आती है, सपोज कीजिए व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आपके पास जो न्यूज़ आती है उसमें फेक न्यूज़ भी होती है, ट्रू न्यूज़ भी होती है। तो जो न्यूज़ आती है आप उस न्यूज़ को देख के आराम से मतलब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फिर आपका जो रिएक्शन होता है, एक बार दिमाग में ये चीज़ आती है ना कि हाँ ये न्यूज़ क्या रिलायबल है, ये न्यूज़ वैलिड है, सच में ये न्यूज़ सच हो गई है कि ऐसा हो गया है या वैसा हो गया है। तो आप क्या करोगे, उसके पीछे का रीज़न ढूंढोगे, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढोगे, उससे रिलेटेड और भी न्यूज़ सर्च करोगे जो न्यूज़ आपके पास आई है, चाहे वो गूगल बाबा पे सर्च करोगे, चाहे अपने न्यूज चैनल पे सर्च करोगे, कहीं भी करोगे, बट उसकी सत्यता जानने की कोशिश करोगे ना, तभी वो चीज उसके लिए वैलिड होगी। अदरवाइज वो ज्ञान उसके लिए वैलिड नहीं होगा। जो ज्ञान आपको है उसका अपना एक रिजल्टेंट है, उसका अपना एक बेस है, तभी वो ज्ञान सच है। ठीक, और वो सत्य ज्ञान होगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज जो चीज सच नहीं होगी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, उसको आप ज्ञान मान लेंगे, ये बात नहीं हो सकती। ये बात तो एक तरफ की हुई कि हमने कोई स्टेटमेंट सुन लिया और इस पर हम बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिलीव वाली चीजें तभी आती हैं जब उसका आपके पास प्रूव होता है, आपके पास उसका 100% प्रूव होता है, ताकि उसको कोई कल को नकार ना सके। यार आपके पास जो ज्ञान है वो झूठा ज्ञान है ना। आपके पास जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। क्या प्रूव है आपके पास कि आप सच जानते हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं ज्ञान की वैलिडिटी के लिए। तो आई थिंक वैलिडिटी आप समझ रहे होंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है एक्सप्लोरेंस मैंने दे दिया है। आप पढ़िएगा, आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी वैलिडिटी वाली चीजों के लिए। मैंने वैलिडिटी टर्म भी क्लियर कर दिया है। चलिए
इन फिलोसफी देयर आर 4 ways ऑन टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। जो मानव का ज्ञान है, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते बोल सकते हैं। यहाँ पे 4 थ्योरीज पढ़ेंगे हम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मानव को जो ज्ञान है उसकी वैलिडिटी को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर द जस्टिफिकेशन इंस्टेंट। मैंने वही बात की कि जो ज्ञान है, ज्ञान की जो वैधता है हर बंदे के लिए अपने अपने आप में क्या है, अलग अलग है। और दूसरी चीज, जितनी नॉलेज जिस बंदे को है इंडिविजुअल, उस बंदे को उतना वो ग्राउंड फ्लोर पे क्या स्ट्रांग बनाती है, जस्टिफाई करती है, उसके इसके लिए पावरफुल है। यानी कि कोई ज्ञान देने वाला जो बंदा है उसको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिली होगी ना, तो वो नॉलेज क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी जस्टिफिकेशन है, वो उसकी पावर है, तभी ना वो साथ इतने लोगों को फेस कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है वेल ग्राउंडेड जस्ट प्रोवाइडिंग द डिजायर रिजल्ट्स या एफिशिएंसी। देखिए जो नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो जो हम मान लीजिए कुछ भी सुन लेते हैं या जो भी सत्य हम जानते हैं, सत्य के बारे में जानते हैं, वैलिडिटी के बारे में जानते हैं, तो वैलिडिटी वाली चीजें तभी तक वैलिड होंगी जब तक उसके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका सिविक्स, उसका रिजल्ट, उसका आंसर, उसकी एफिशिएंसी, उसका डिजायर्ड रिजल्ट, ये सारी चीजें पता ना हो। जैसे मान लीजिए हम ज्ञानी हैं, हम बोलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर हमको 10 लोग के बीच में बोलना पड़े तो हम चीजें नहीं बोल पा रहे हैं, सामने वाले को कन्वे नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं, तो सब सामने वाले क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो ऐसे ही है, इसको फेक नॉलेज है, इसको ट्रू नॉलेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। तो ये मैटर करता है। नॉलेज बहुत सारी चीजों से कंसीडर होती है, उसमें सत्यता होती है, बिलीफ होती है, विश्वास भी होता है ना। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे आपकी बातों पे तो वो सच कैसे होगी, है ना। और आप भी अगर सच पे बिलीव नहीं करोगे तो उसको आप सच भी नहीं मानोगे, तो ये भी नॉलेज है। तो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आप पढ़ोगे तो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे 4 थ्योरी हैं जो सच के बारे में बात करती हैं। हैविंग द लीगल फोर इफेक्टिवली बाइंडिंग। तो देखिए मैंने पहला जो दे रखा है हमारा, तो जो पहली थ्योरी है हमारी लिखी हुई है कन्फर्मिटी थ्योरी ऑफ ट्रूथ। देखिए कन्फर्मिटी थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या हुआ, कन्फर्मिटी का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म करना, उसको क्लियर करना। तो कन्फर्मिटी थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब यहाँ पे क्या हुई, सत्य की जो पुष्टि है उसका सिद्धांत, है ना, सत्य की पुष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारा कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। पहला सिद्धांत आपको याद रहेगा, सत्य की पुष्टि का सिद्धांत, यानी कि कन्फर्मिटी का मतलब है हम लोग किसी चीज की पुष्टि कर दी है कि ये बच्चा इतने मार्क्स लेके पास हो गया, ये कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्मेशन आपको कब कंफर्म करेगा, जब आपके पास उसकी मार्कशीट आएगी, है ना। इस बच्चे ने टॉप किया है, तो इस बच्चे ने टॉप किया है, ये बात सच है, ये बात कंफर्म है, उसने पुष्टि कर दी। किस बेसिस पे पुष्टि कर दी, उसके मार्क्स को देखकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट थ्योरी है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब है सत्य का सुसंगत ज्ञान। सुसंगत ज्ञान का मतलब जो ज्ञान सुंदर हो, जो ज्ञान सक्षम हो, जो ज्ञान सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, ठीक हो। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। प्रैग्मेटिक का नाम आप जानते हैं, प्रयोजनवाद है, और कहीं ना कहीं सत्य का वास्तविक सिद्धांत है ये, ठीक है ना, व्यवहारिक सिद्धांत है, रियलिटी की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी जो दे रखी है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रूथ। मार्क्सवाद को जानते हैं आप, मार्क्सिज्म थ्योरी है उनकी, मार्क्सवाद जिसको बोलते हैं, और मार्क्सिज्म थ्योरी है। तो ये भी सत्य की जो है, सत्य का मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो ये भी बात करता है कि क्या क्या ज्ञान है और ज्ञान की वैलिडिटी क्या क्या है। तो चलिए इसको 1 by 1 हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है ये। देखिए पहले जो दे रखा है हमारे पास कन्फर्मिटी ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य की पुष्टि का सिद्धांत। कैसे कंफर्म होगा कि ये चीज सत्य है ना। तो इसमें लिखा हुआ मेंटेन्स दैट ट्रूथ is what corresponds or conforms to extended facts of nature, the actual state of affairs and the objective reality। यानी कि सत्य की पुष्टि का सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है या इस बात को बना के रखता है कि प्रकृति में जिन जिन चीजों का अस्तित्व है, ठीक है, वो आपकी बातों से, वो आपके फैक्ट से कहीं ना कहीं मैच करता हो। मैच इन द सेंस कि मान लीजिए नेचर है, नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, प्रकृति है, जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही बना है, ठीक है। नेचर का क्रिएटर कौन है, गॉड है। तो गॉड ने जो जो चीजें पृथ्वी पे दी हैं, नेचर पे दी हैं, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है ना। हर वस्तु की क्या है, अपनी एक अस्तित्व है। तो वो अस्तित्व सच तभी होगा जब आपकी चीज आपके तथ्यों से मेल खाएगा, या जो आपके फैक्ट है उनसे मेल खाएगा, तभी ना उसकी पुष्टि करेगा। तो वो चीजें क्या होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, कि हम सामने कोई वस्तु देख रहे हैं तो वो चीज छू के पता हमें चलनी चाहिए कि हाँ ये चीज रियल है। हम सामने पेड़ पौधे देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, तो वो चीजें हमें फील होती है ना कि ये नेचर है, ये दिन है, ये रात है। पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो वो हरे होते हैं तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, हमें सेंस ऑर्गन से दिखाई देते हैं, उसके अलावा हम छूते हैं तो वो पता।
पता, यानी कि आपको एक चीज पता चल गई कि घास हरी होती है, पेड़ पौधे हरे होते हैं। कैसे पता चला? आपने घास का कलर देख लिया, ठीक ना, आपने पेड़ का कलर देख लिया और उसके बाद उसको जाकर छू कर भी देख लिया, तो वो चीज नेचर ने दी है और नेचर कहीं ना कहीं चीज की पुष्टि करता है या कहीं ना कहीं चीज इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि जो चीज सच होगी वो क्या होगी, वो रियल होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी और उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होगी। तो ये थ्योरी ऑफ कन्फर्मिटी जो है, वो कन्फर्मिटी ऑफ ट्रूथ की जो थ्योरी है वो इसी बात पे आधारित। तो आई थिंक आपको कन्फर्मिटी ऑफ ट्रूथ क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वस्तु है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही, कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अपना एक अस्तित्व रखता है ना। जैसे रियलिज्म मैंने पढ़ाया था, तो रियलिज्म में आपको ये क्लियर किया था कि हर वस्तु का क्या है, अपना अस्तित्व है। सामने वस्तु अगर हमको दिखाई दे रही है हमारी आंखों से, हमने उसको छू कर टच किया, उसको फील कर टच किया, तो क्या है, वो सच है। उस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे ना कि सामने क्या है। मान लीजिए हम कहीं बैठे हुए हैं, किसी फील्ड में बैठे हुए हैं या किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो सामने एक्सेप्ट करेंगे ना कि वहां पे ब्लैक बोर्ड है और उस ब्लैक बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि उस ब्लैक बोर्ड को हमने छू कर देखा है, फील किया है कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो ठीक उसी तरह प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसका अपना एक अस्तित्व है, वो आपके फैक्ट से, आपके रूल्स के, आपसे रेगुलेशन से मैच करती है और कहीं ना कहीं नेचर भी उस चीज की पुष्टि करता है। और वो चीज मान लीजिए जो सच है, तो सच क्या है, सच रियल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। कहीं ना कहीं उसका प्रूफ तो आया ना, बहुत सारे एग्जाम्स देकर हम पास आउट होंगे, तो वो क्या है, वो भी एक सच है ना। तो जो सच आता है वो बहुत सारे तथ्यों से होकर गुजर कर आता है, बहुत सारे एजम्पशंस को फॉलो करता है, बहुत सारे विश्वास को फॉलो करता है, ट्रूथ को, जस्टिफिकेशन को। वो जो सच आता है, जिसकी हम पुष्टि करते हैं, जिसका हम कन्फर्मिटी देते हैं, वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए ना, सभी के लिए न्यायपूर्ण होना चाहिए, सभी के द्वारा जस्टिफाइड किया होना चाहिए, सभी उसको एक्सेप्ट भी करें। ये सारी चीजें क्या है, रियलिटी है। तो आई थिंक कन्फर्मिटी ऑफ ट्रूथ आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट थ्योरी हमारी है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि जो भी मतलब आपका है सत्य का सुसंगत, है ना, सत्य का सुसंगत सिद्धांत। यानी सुसंगत सिद्धांत का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉलेज इज वैलिड, है ना, ज्ञान क्या है, वैध है, इफ इट इज कंसिस्टेंट एंड इज इन हार्मनी विद अदर आइडियाज, स्टेटमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट। नॉलेज यानी कि ज्ञान क्या है, वैध है, मान्य है, लेकिन अगर वह सत्संगत है, ठीक, और दूसरों के विचारों और स्टेटमेंट से क्या है, मैच करता हुआ, है ना। मान लीजिए वो नॉलेज तभी वैलिड होगा, तभी वो कंसिस्ट होगा, तभी वो आपको नॉलेज खुशी देगा जब दूसरे के विचारों से मैच करता हो, दूसरे के स्टेटमेंट से मैच करता हो, दूसरे के कॉन्सेप्ट से मैच करता हो, तभी ना वो सुसंगत ज्ञान होगा, तभी ना वो सुसंगत सत्य होगा। यानी कि हम किसी चीज को एवं ही सत्य नहीं मान सकते हैं, एवं ही सत्य नहीं मान सकते और हम ऐसे ही किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट ना किया गया हो, जब तक वो किसी के विचारों से मैच ना करता हो, जब तक वो किसी के स्टेटमेंट से मैच ना करता हो, जब तक उसका अपना एक कॉन्सेप्ट ना हो, उसकी अपनी एक संकल्पना ना हो। तो ये क्या होता है, सुसंगत सत्य, है ना, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है हमारी कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। जब भी आपसे वैलिडिटी ऑफ नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इन चारों थ्योरीज को जरूर डिफाइन कीजिएगा, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा होगा। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है। देखिए प्रैग्मेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बिहेव की बात करता है ना, बिहेवियर, और प्रैक्टिकल की बात करता है। प्रैक्टिकल यानी कि चीजें हम करके देखेंगे, है ना, कुछ बने बनाए कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता, रेडीमेड कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता है कि हमने बोल दिया तो ये चीज हो गई है, ऐसा नहीं है। वो चीजों को करके देखने की बात करता है, व्यवहार की बात करता है, प्रैक्टिकल की बात करता है, इसीलिए हम इसको प्रयोजनवाद बोलते हैं। और प्रैग्मेटिज्म के जो प्रोपाउंडर है वो जॉन डीवी हैं, और आपको पता है कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है, ठीक। तो जॉन डीवी ऐसी किसी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। तो चलिए इस थ्योरी को देखते हैं क्या है। एवरीथिंग in world is relative. The worth of ideas, doctrine, principles and the practice depends on how they function in a given situation. देखिए दुनिया में सब कुछ है ना, आपको पता है कि इस दुनिया में सब कुछ है, और सब कुछ क्या है, रिलेटिव है एक दूसरे से। हमारे विचार, हमारे प्रिंसिपल, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं और हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिस हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव है ना। हमारे संस्कार कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम, खाना खाने का तरीका, पहनने का, उठने बोलने का, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ठीक है। और इस बात पे निर्भर करती है कि सामने वाला वो कार्य किस कंडीशन में कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए किसी दिए गए स्थिति में, या मतलब मान लीजिए किसी गिवन फंक्शन में उसने वो कार्य कैसे कर लिया है। तो ये भी क्या है, ये व्यवहार की बात करता है। यानी कि वो सत्य जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। हमारा जो
विचार है वो भी एक सत्य है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो भी एक सत्य है, जो हमारी मान्यताएं हैं वो भी एक सत्य हैं। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम किस कंडीशन में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ दे वर्क वेल दे मे बी जज्ड एज अ ट्रू, गुड, right and the beautiful. If they don't know work well, है ना, they may be judged as a false, evil, wrong, ugly, etc. A statement was given by the William James, है ना, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया है। और इनका कहना सिर्फ उतना है कि इफ दे वर्क वेल, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें हम अच्छा बोलेंगे, है ना, उसे हम सच समझेंगे, उसे हम सही भी बोलेंगे। समझ रहे हैं आप, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसे हम सही बोलेंगे, अच्छा समझेंगे, और उसी को क्या करेंगे, उसी को सच बोलेंगे, और उसी को सही भी बोलेंगे, और उसी को सुंदर भी बोलेंगे, है ना, उसी को सुंदर समझा जाएगा। बट इफ दे डू नॉट वर्क वेल, लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उन्हें हम क्या समझेंगे, उन्हें हम गलत समझेंगे, उसे हम असत्य समझेंगे, उसे हम बदसूरत समझेंगे, और उसे हम बुरा समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो विलियम जेम्स के द्वारा गया। तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं आती हैं, और ये सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत है। तो मैंने आपको समझा दिया है। एक लास्ट बचता है आपका कि नेक्स्ट वाली जो थ्योरी है हमारी सत्य का, मार्क्सिज्म वाला जो थ्योरी बचा हुआ है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी फोर्थ वाली है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रुथ। तो ट्रुथ देखिए, मार्क्सिज्म का, मार्क्सवाद से आप फेमिलियर है, मार्क्सवाद का सिद्धांत है ना, और मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो सोशियोलॉजी में काम आता है। मेरा इससे रिलेटेड भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कोशिश की थी वहाँ पे पढ़ने की। तो कोर्स 2 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें हमने थ्योरी वाला वीडियो बनाया हुआ है, ठीक ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी का, वेबर्स का वीडियो, मैक्स वेबर का वीडियो, मार्क्सिज्म का वीडियो, ये सभी मिल जाएगा। अगर आप कोर्स 2 की सीरीज में देखेंगे तो आपको वीडियोज मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ ट्रूथ, मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ ट्रूथ का देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, सत्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवाद क्या है देखिए, ट्रूथ इज नॉट इन व्हाट इज इट, है ना, बट इन व्हाट इज आउट टू बी। यानी कि सच्चाई अगर हम देखते हैं, ट्रूथ इज नॉट इन व्हाट, सच्चाई ये नहीं है कि यह क्या है ना, ट्रूथ ये नहीं है कि व्हाट इज इट, ट्रूथ ये नहीं है कि व्हाट इज इट, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए उसको मैटर करता है ना। सच क्या है, मान लीजिए सच क्या है, हम मानते हैं कि सच क्या है, सच केवल ये चीज नहीं है कि हमने पूछ लिया कि क्या है ये, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं वो मैटर करता है ना सच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम अगर एग्जाम्पल देने जाएंगे सिंपल सा, तो दूध का जो कलर होता है, मिल्क का जो कलर होता है वो सफेद है ना, ठीक, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है अपनी आईज से, हमने उसको फील किया है, हमने सेंसेस से देखा है कि मिल्क का कलर व्हाइट होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन अगर हम वही चीज बोलने जाएंगे कि जैसे मान लीजिए एक कौवा है, ठीक ना, कौवा क्या है, सफेद है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये गलत है। हमने कौवे को देखा है, कौवा ब्लैक कलर का होता है, तो उसका बेस ही गलत हो गया। यानी कि जिसका रिजल्टेंट और बेस ही गलत होगा तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि वो सच है। तो सच ये नहीं पूछता है कि क्या है, सच ये पूछता है कि उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर की वैलिडिटी को देखता है, इंटरनल वैलिडिटी को देखता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखता है, कि कोई चीज इंटरनली कितनी वैलिड है और एक्सटर्नली कितनी वैलिड है। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये सब रिसर्च के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको कभी इन पे वीडियो चाहिए होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं बना दूंगी इन पे रिलेटेड वीडियो, बट अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी की भी बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो इस पे भी फैक्ट है, सच है, ठीक। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो हर्बर्ट मैर्क्यूरे का था, और हर्बर्ट मैर्क्यूरे का सिर्फ इतना कहना था कि सच क्या है उससे मैटर नहीं करता, सच के अंदर क्या क्या होना चाहिए उससे मैटर करता है ना। नेक्स्ट है, ट्रूथ इज अचीव्ड एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस, है ना। यानी कि सच को कैसे हम कर सकते हैं, सच को हम जितना, सच को प्रैक्टिस या जो किसी की तारीफ के रूप में हम गेन कर सकते हैं ना। मान लीजिए कोई चीज सच हमने एक्सेप्ट किया है, तो आपको तो पता होगा कि वो कितनी प्रैक्टिस के बाद कोई भी चीज सक्सेस होती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए साइंटिस्ट का, तो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनकी वो बहुत प्रैक्टिस होती है, जो प्रैक्टिस सक्सेस हो जाती है तो उनको प्रशंसा मिलती है ना। तो सच ऐसे ही नहीं होता है, सच को बहुत कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी रिलायबिलिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर पर्टिकुलर उसका एक बेस होता है, उसका एक रिजल्टेंट होता है, और सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होता है, सबसे बड़ी बात तो ये, और सभी के साथ जस्टिस करता है। यानी कि
जो चीज़ मेरे लिए सच है वो सामने वाले के लिए भी सच होगी, तीसरे बंदे के लिए भी सच होगी, दूसरे बंदे के लिए भी सच होगी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी सच होगी। तो ही उस चीज़ को हम वैलिड मानेंगे। ओके, तभी वो सच कहलाएगा। चलिए यहाँ पे 2 नोट्स हैं, इस नोट्स को भी पढ़ के फटाफट ये टॉपिक खत्म करते हैं। जो पहला नोट्स हमारा, न्याय फिलोसफी मेंटेन्स दैट द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय द इनफेरेंसेस। तो जो न्याय दर्शन का मतलब से समझ रहे हैं कि न्याय यानी कि न्याय की बात करेगा, संगत की बात करेगा। तो न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन का ये कहना है कि जो ज्ञान की वैधता है वो अनुमान पे, अनुमान यानी कि जो हम जजमेंट देखते हैं, जो हम आइडिया लगाते हैं, उससे डिटरमाइन होती है। इनफेरेंस का मतलब यहाँ पे अनुमान होता है, यानी कि अगर किसी के पास कोई केस आया है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस आ गया, तो जजमेंट किस बेसिस पे दिया जाता है? ऐसा तो नहीं अनुमान की बेसिस पे तो जजमेंट नहीं दे देंगे ना। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है न्याय फिलोसफी की कि वो अनुमान की बेसिस पे वो जजमेंट देता है, उसी चीज को वैलिड करता है। और लेकिन अगर हम जनरल केस में बात करते हैं, तो कोई क्रिमिनल केस है तो जो जज होगा उसका जजमेंट कैसे देगा? प्रूफ्स के तौर पर देगा, है ना। उसके पास जो टेस्टिमनी होगी, उसके पास जो प्रूफ होंगे, विटनेस होंगे, गवाह होंगे, उनको देखेगा, फिर वो देखेगा वो चीज क्लियर है या नहीं है, उसने मर्डर किया है या नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे जजमेंट देगा। तो वो क्या होगा? वो वैलिड होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने सारे गवाहों को देखा, उसने सारे सबूतों को देखा, उसने सारे विटनेस को देखा, तब जाकर अपना जजमेंट दिया। बट न्याय फिलोसफी क्या करती है? न्याय फिलोसफी अनुमान पे काम करती है, अपने जजमेंट पे काम करती है, और उन्हीं चीजों पे देखो, जो न्याय ज्ञान की वैधता है वो अनुमान पे निर्धारित होती है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है, न्याय फिलोसफी ट्रस्ट ऑन द एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी। जो न्याय दर्शन है वो बाहरी वैधता पर भरोसा करता है, यानी कि जो चीजें उसे बाहर से दिख गई, उसको ठीक लगी, तो उसने उसको क्या बोल दिया? वैलिड बोल दिया। ठीक ना, उसके अंदर क्या है उसको खोजने की उसने कोशिश नहीं की न्याय दर्शन ने। तो ये क्रिटिसाइज पॉइंट है, इसमें आलोचना होती है और हुई है, हमेशा हुई है। तो न्याय दर्शन को हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि न्याय दर्शन को हम लोग अक्षपात दर्शन भी करते हैं, बोलते हैं। और न्याय दर्शन में जो चीजें हैं वो केवल बाहरी चीजों को देखकर हम एक जजमेंट दे देते हैं, एक अनुमान दे देते हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है, चाहे वो इंटरनल वैलिडिटी हो चाहे एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी हो, उस पर चेक नहीं करते हैं। तो न्याय दर्शन जो बाहरी वैलिडिटी है, बाहरी वैधता है, उस पर ट्रस्ट करता है। तो होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और मैंने भी अपने साथ जस्टिस किया होगा कि ये वीडियो मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ। ओके, कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो में तो जरूर पूछिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, फिलोसफी का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिलोसफी अपने आप में भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाए तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। और मैंने आई थिंक आपको ये चारों थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, समझा दी है कि क्या है, एग्जाम्पल देके समझा दिया है। फिर भी कन्फर्मेटिव वाली थ्योरी पढ़ा दी मैंने आपको, कोहेरेंस थ्योरी पढ़ा दी, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रूथ। तो ये पूरा क्लियर हो गया मेरा टॉपिक, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता। आपसे अब कभी भी कुछ भी पूछे तो आप इस टॉपिक पे आराम से, कंट्रोवर्शियल मैटर है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, आप इस पे आराम से डिबेट कर सकते हैं, आराम से बहस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा कंटेंट था, तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज मेरी तरफ से तो ओके होता है। मैंने पूरे एफर्ट के साथ समझा दिया है, जितना मुझे पता था, जितना मैं जानती हूँ। ठीक ना, फिर भी इन केस आकर आपको दिक्कत होती है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज वाले टॉपिक में, तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, सो बस करते हैं, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, इसको उन बंदों के पास पहुंचाइए जिनको रियली रिक्वायरमेंट है, रियली नीड है इस तरह के वीडियोस की, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कंटेंट नहीं है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, जिनके पास क्लासेस नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज की वीडियो के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।